हे क्लास, होप यू आर डूइंग वेल। तो सबसे पहले एक छोटी सी वार्निंग, ये वीडियो बेटा एकदम विशुद्ध बैक बेंचर्स के लिए, जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और उनको आखिरी टाइम पे चाहिए एक छोटा सा वीडियो जिसमें वो साल भर का कंटेंट जो है वो मात्र 2 घंटे से कम के टाइम पे कवर करना चाहते हो। तो बेटा आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट मैं रेडी करके लेके आ गया हूँ। टेंशन मतलब, मजाक नहीं कर रहा। ये सारे कंटेंट बताए जाएंगे बेटा जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको आपके दिमाग को नजर में रखते हुए मैंने कंटेंट सही रेडी कर रखा है कि आपके दिमाग में भी घुस जाए सब चीजें और एग्जाम में आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो लेके ही आ जाओ। ठीक है, वो सारा कंटेंट मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, भाई नए ही हो गए ऑब्वियस है, हमने तो अपने बच्चों को पढ़ा दिया ढंग से। तो अगर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करो, और नहीं करना मत करो, क्या ही दिक्कत है, आप लोगों को कुछ गलत होगा। अब सुनो बेटा, जिन बच्चों को ऑलरेडी बेसिक्स आते हैं बेटा, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। सिंपल बेसिक्स आते हो ठीक और अच्छे लेवल की तैयारी करनी हो आपको, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपलोड हो चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और 19 तारीख को मॉर्निंग में हम लोग लाइव भी लेने वाले हैं बेटा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, PYQs बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, साथ में वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे बेटा जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करेंगे बेटा। और जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरा पीडीएफ, ठीक, पूरा पीडीएफ फ्री एक्सेस दे दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा। टेलीग्राम यूज नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को क्या करना बेटा, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करो। व्हाट्सएप चैनल पे भाई पीडीएफ शेयर नहीं कर सकते, तो वहां पे मेरा नंबर मेंशन होगा, वहां पे क्लिक करके पीडीएफ मांग लो बैक बेंचेस वाली। ठीक है, मेंशन जरूर कर देना सर बैक बेंचेस की पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे बेटा, और आपके कीमती समय को समझते हुए, क्योंकि आपने साल भर जो समय है उसको समझा नहीं, और आखिरी में 2 घंटे 3 घंटे ये आपके कीमती समय है बेटा, इसको यूटिलाइज करो। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो मैंने अरेंज भी ऐसा कर रखा है, लाइक सबसे जो बहुत बार बार पूछा आता है ना, वो टॉपिक मैंने सबसे पहले रखा है। ठीक है, उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट, मतलब लेस इंपॉर्टेंट नहीं, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे लिए तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। और सुनो, अगर इस चैनल पे, मतलब इस वीडियो पे कम से कम 30 बच्चों ने कमेंट कर दिया कि सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करवाओ, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा, जिससे आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आओगे। ठीक, और थोड़ा सा अपने आप को पुश करना हो, 100% एश्योर होना कि भाई पास होकर जाऊंगा मैं, पास होकर ही रहूंगा मैं, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स भी करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर 30 बच्चों का कमेंट आ गया बेटा, मैं न्यूमेरिकल बेसिक बैक बेंचेस वालों के लिए अपलोड कर दूंगा। क्लियर? लेकिन मुझे ये कमेंट चाहिए 19 तारीख के दोपहर तक या शाम तक, 4-5 बजे तक होगा तो भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन 5 बजे के बाद नहीं कर सकता। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा ये टॉपिक है। टेंशन मतलब बेटा इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, आपके दिमाग को देखते हुए मुझे पता है कि आपको कितना बताना है, और उतना लिख के लेके आओ। आपके नंबर आधा से आधा ज्यादा कटेगा, आधा कटेगा, मतलब 4 में से 3.5 नंबर मिल जाएगा। क्लियर? सारा करने की जरूरत नहीं है, आप देखो क्या करना है। सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और मैं ये पेंट ब्रश ले लिया, जो आपको नहीं लिखना वो हटा दूंगा। ठीक है, समझ लो। अब देखो बेटा, 2 रे डायग्राम नीट एंड क्लीन आपको पेंसिल से बनाना है, सबसे पहली बात। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम याद रख लो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। ठीक है, इमेज जब बनता है तो ऑब्जेक्ट ये रखा है बेटा, रेज निकालो, एक रे ऐसा गया, फिर ऐसे फोकस से पास हो जाएगा, ये इसको फोकस बोलते हैं, याद रख लेना। दूसरा इंटरऑप्टिकल सेंटर से पास होगा सीधे, ठीक, यहां मिल जाएंगे, तो यहाँ इमेज बन जाएगा। डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाओ बेटा, डायग्राम के नंबर होते हैं इसके, ये तो मैं बता दूंगा, याद कर लेना, तुरंत तुरंत याद कर लेना बेटा, नंबर मिल जाएगा। अब सुनो, राइट गया मतलब ऐसा गया, कन्वर्ज हुआ, यहाँ से सीधा गया, नीट एंड क्लीन पेंसिल से डायग्राम बनाओगे बेटा, एग्जाम में तभी नंबर मिलेगा। अब सुनो, ये दूसरे लेंस के लिए नहीं ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बस याद रखेंगे, दूसरे वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से ना 2 रे निकाल देना, देखो याद रखना पड़ेगा ये आपको बेटा, एक लाइट सीधा गया ऐसे बाहर निकल गया, एक लाइट ऐसे निकल गया, ये दोनों कभी मिलेंगे नहीं उधर, तो इनको ना डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाना है। देखो डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, जहां मीट कर गया वहां इमेज बन, तो फाइनल इमेज यहाँ बन गया। क्लियर है? तो इतना सारे डायग्राम को बनाना है, पहले से प्रैक्टिस कर लो, आधे घंटे 1 घंटे पहले प्रैक्टिस करके जाना, वरना पहली बार वहां बना हुआ तो नहीं बनेगा, पहले बता रहा हूं मैं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आओ, और यहाँ से एक लाइन ऐसे ज्वाइन कर दो, उसको अल्फा मान लो। ठीक है, और ये जो एंगल है ना इसको बीटा जरूर मानना, ये दोनों मेंशन जरूर करना बेटा, अल्फा और बीटा, ये नहीं करोगे तो दिक्कत है। ठीक, बाकी पॉइंट्स आपकी मर्जी है, वैसे याद रख लो, ए बी के टर्म में, ये ए बी है, ये ए डेस बी डेस है, ये ए डबल डेस बी डबल डेस है, तो इतना आपको याद रखना है, ये ओ है, ये ओ डबल ओ डेस है। ठीक, याद रखो बढ़िया, वरना अपने मन से कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सुनो, सबसे पहले आपको ये लिखना है, मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आता है एग्जाम में, एंगुलर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आएगा एग्जाम में, तो डेफिनेशन जरूर याद करके जाओगे इसका। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन याद कर लिया। अब सुनो, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा लिखना है। अब देखो ये बीच का कुछ भी कंटेंट नहीं लिखना है, मैं ऑलरेडी इस पेंट ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, ताकि जो आपको नहीं लिखना है उसे मैं हटा सकूं। ठीक,
तो आपको ये कुछ नहीं लिखना है, आपको बस यहाँ आना है जहां बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ। टेंशन मतलब बेटा नंबर्स मिलेगा, ठीक है, मार्क्स कहीं डिडक्ट नहीं होने वाले, ठीक, बहुत थोड़े बहुत होंगे। अगर आपको पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो, उससे बढ़िया कुछ ही नहीं। तो भाई लेकिन मैं बना रहा हूँ बैंक बेंचर्स के लिए, मुझे पता है ना साल भर नहीं पढ़ा है, और तुम बहुत सारा कंटेंट है अभी, कैसे दिमाग में घुस जाएगा, नहीं घुसेगा, थोड़ा थोड़ा करके दिमाग में जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। एम इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, अब सुनो डायरेक्ट लिख देना, एम इज इक्वल टू एम इंटू एम नॉट, डायरेक्ट लिख देना। तो टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम नॉट इंटू एम, लिख दोगे। अब सुनो एम नॉट एम के बाद फिर एम नॉट लिखना वी बाई माइनस यू नॉट, फिर एम ई लिखना, ये एम ई लिखना क्या है, मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा वो मैग्निफिकेशन बनाएगा एम नॉट इंटू एम, सॉरी टोटल मैग्निफिकेशन। इस ऑब्जेक्टिव का जो मैग्निफिकेशन है एम नॉट, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, थोड़ा बहुत भाई दिमाग में जाना चाहिए, ओ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट, ठीक है, याद रखना मैग्निफिकेशन वी नॉट बाई यू नॉट होता है, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, अब ये मत बोलना मालूम तो पड़ा ढंग से, ठीक है। अब सुनो आईपीएस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, आईपीएस का मैग्निफिकेशन क्या, देखो आईपीएस का मैग्निफिकेशन क्या होगा, ध्यान समझना, 1 प्लस एफ डी बाई एफ डायरेक्ट लिख देना, डायरेक्ट लिख देना, एम हो जाएगा 1 प्लस एफ डी बाई एफ, क्लियर है, आ गया। अब देखो इस पे उठा के रख दो, एम नॉट की जगह ये लिख दो, और एम की जगह पर ये लिख दो, उठा के यहाँ लिखो। तो एम इज इक्वल टू एम नॉट की जगह लिखा बेटा वी नॉट बाई यू नॉट माइनस का, फिर एम की जगह लिखा 1 प्लस डी बाई एफ, खत्म। इतना आपका आ जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। इतना कर लो बेटा, कम से कम 3 में से 2 नंबर तो लेके ही जाओगे, ठीक, कहीं नहीं गया 2 नंबर। नीट एंड क्लीन डायग्राम 3 करनी था, 5 का आता है बेटा, ध्यान समझना, ठीक, 5 में से 4 मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स के साथ। न्यूमेरिकल्स भाई मैं करवाऊंगा तभी जब तुम 20-30 बच्चों का कमेंट आएगा कि साथ करवाओ, तभी करवाऊंगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ये कंटेंट सफिशिएंट है, पास हो जाओगे। दूसरा केस, अगर अगर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर किस में आता है ध्यान समझना, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आता है ना कभी कभार, सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम आएगा ना बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम आएगा, वो जब इन्फिनिटी पे आई इमेज, क्या बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। इसको ना नॉर्मल एडजस्टमेंट भी लिख देता बेटा, कहीं इन्फिनिटी ना लिखा हो ना तो समझना नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा होगा, और अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट भी लिखा है ना तो उसके लिए भी आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। पिछले वाला मत बनाना, ये नहीं बनाना बेटा, बनाना किसको है, बनाना है आपको ये वाला डायग्राम, ठीक है। अगर इन्फिनिटी या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस सॉरी नॉर्मल एडजस्टमेंट हो तो आपको ये डायग्राम बनाना है। और अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन लिखा हो, क्या लिखा हो पता नहीं, तुम लोगों को पता नहीं, लिखा हुआ देखो, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन लिखा ना, लीस्ट डिस्टेंस, अगर ये वर्ड यूज हो जाएगा ना तो समझ जाना क्या है, आपको ये वाला ग्रेजुएशन करना है। आ गया समझ, होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे बेटा। माइक्रोस्कोप के बाद हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में। टेलीस्कोप का सबसे पहले रेडियोग्राम समझेंगे, उसके बाद ये सारा कंटेंट मैं आपको छोटा करके दे दूंगा, आराम से उतना पढ़ के जाना, ठीक है। अगर आपको पूरा याद करने की कैपेसिटी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी, क्योंकि अभी ये कितने स्लाइड्स हैं देख रहे हो बेटा, ये कम से कम 36 स्लाइड्स हैं, ये 36 स्लाइड्स पढ़ के भाई साल भर का कंटेंट है, क्या सोच रहे हो, पढ़ना पड़ेगा, ठीक, एक रात बैठे हो पढ़ो, ठीक, याद करो जितनी कैपेसिटी है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा भर के नहीं दे रहा भाई, मैं कंटेंट तो दे दूंगा, अब आखिरी टाइम पे आपके पास कोई ऑफलाइन टीचर तो अभी अवेलेबल है नहीं कि रात को बैठा के पढ़ाए ढंग से, तो भाई कोशिश कर रहा हूं, मैंने बच्चों को देखा है, और भाई कितने सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है आखिरी टाइम पे जो साल भर ऑफलाइन कोचिंग में आने के बाद भी नहीं पढ़ते, फिर भी उनको आखिरी टाइम पे इन्हीं सब चीजों से पास करवाया मैंने, ठीक है। पास हो जाएंगे लेकिन बात समझ के, ठीक। कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए सपोर्ट कि भाई अगर देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ ऑब्वियस है, अभी रात के 9 बज रहे ना, 9:40 हो रहा है, ठीक, मैं जाऊंगा 12 बजे तक, सोचो इतना काम कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। अगर 40 बच्चों का कमेंट आ गया ना, पक्का मैं आपका न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड कर दूंगा। मेरा टाइम स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट ये हो गया, इसके बाद मैं बात करूं बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी 2 केस आएगा, सेम नॉर्मल एडजस्टमेंट में जब इमेज बने, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब कि सॉरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब इमेज बने, फाइनली इमेज जब यहाँ बनेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा, तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा लाइट रेज पैरेलल आ रही है, ये देखो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो लाइट रेज से पैरेलल लेके आओगे, ये क्या होगे, ये तो सीधा चला जाएगा, इसको मोड़ के ना ऐसे जाके ज्वाइन कर देना, यहाँ पर बन गया इमेज। इस वाले लेंस के लिए ये इमेज हो गया, तो इस वाले लेंस के लिए अगर ये इमेज है तो दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ध्यान समझेंगे, दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ से 2 लाइट निकालना है, जैसे पिछले वाले में करा था, एक सीधा निकाल कैसे बाहर दो, एक ऐसे डाल दो, ठीक है, उधर मिलेंगे नहीं, ऐसे वर्चुअली एक्सटेंड करो बेटा, जहां मीट कर गया वहां पर इमेज, क्लियर है, विदाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा बन गया फाइनल इमेज। अब पॉइंट्स का नाम दे दो, ए बी, ए डैश बी डैश देना दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। बाकी पॉइंट्स हैं, ये अल्फा जरूर मेंशन करोगे, अल्फा बीटा जरूर मेंशन करोगे, ये अल्फा और ये अल्फा वर्टिकल अपोजिट याद रख लो, ये बीटा, ठीक, इमेज जो एंगल बनाता है ना उसको बीटा कहते हैं बेटा।
तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, इमेज जो एंगल बनाएगा डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा, उसको हम बोलते हैं m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा को 10 बीटा लिख सकते हैं, अल्फा को 10 अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पीछे कहते हैं ना डिक्टो ऐसे 10 बीटा 10 अल्फा लिख दिया। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा याद रखना पड़ेगा चीजें। ठीक है बेटा, मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको कम से कम याद रखने के लिए चीजें दूं। ठीक, अब सुनो, अब आपको जो करना है क्या, ये डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, क्या आप ये डायरेक्ट लिख देना, m इज इक्वल टू टोटल मैग्निफिकेशन जो आएगा, ठीक है, टोटल मैग्निफिकेशन जो आएगा ना आपका वो हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोई पॉइंट्स नहीं, कुछ नहीं, उतना बोला है उतना करके जाना बेटा। क्लियर, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ लिख दोगे, उसके बाद तो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा ना वो एफ नॉट बाई एफ आएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर आई पीस लेंस ये लिख देना, ये लिख देना। ठीक, याद कर पाओगे या छोटा कर दूं, और छोटा कर दे, छोटा कर दे, छोटा कर दे, और छोटा कर दो, कर देते हैं। आ जाओ जाओ, क्या करेंगे, ठीक है, ये सब हटा दो। ठीक, टेंशन मत लो बेटा, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, उसी हिसाब से कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। 1/u इसमें पुट होगा ना, ठीक है, डायरेक्टली लिख देना, ये लाइन याद रखना डायरेक्टली। ठीक है बेटा, ये लाइन फॉर आईपीस लेंस, ये लिखना फॉर आईपीस लेंस, ठीक है, 1/fe, 1/u इज इक्वल टू 1/fe 1 प्लस fe बाई डी। ठीक है, ये आईपीएस लेंस के लिए याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप आता ही आता है, मान लो हर दूसरे साल। तो 1/u हो गया। अब सुनो, m इज इक्वल टू क्या होगा, देखो जरा, इस पे पुट करना वैल्यू को, वैल्यू कैसे पुट करोगे इस पे, देखो जरा, ये एफ नॉट है बेटा, देखो एफ नॉट है, एफ नॉट को तो एफ नॉट है ना, देखो एफ नॉट को तो एफ नॉट लिखो, माइनस का एफ नॉट है, माइनस का एफ नॉट, और 1/u है ना, यहाँ पे 1/u है, 1/u की जगह क्या पुट करना आपको, ये वैल्यू उठा कर ये पुट करना, तो जगह देखो एफ नॉट के नीचे क्या हो जाएगा बेटा, 1/u को हटाएंगे ना, 1/u को यहाँ से हटा रहे हैं, 1/u को, एफ नॉट तो एफ नॉट हो गया, और 1/u क्या लिखेंगे बेटा, 1/fe, 1/fe 1 प्लस एफ बाई डी। क्लियर, तो जब ये पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, फाइनली आपके पास फाइनली आ जाएगा ये, ठीक, एफ नॉट अपॉन एफ 1 प्लस एफ बाई डी। तो ये फाइनल मैग्निफिकेशन होगा किसका, टेलीस्कोप का। क्लियर है, देखो बेटा, अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो आपके लिए वीडियो नहीं है, मैंने पहले बताया ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आईपीस का, सॉरी ये हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन। आ रहा है समझ, आगे बढ़ू बेटा, ग्रेट। नेक्स्ट, सेम अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे तो वो डायग्राम, अगर इन्फिनिटी पे बोल दिया या नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करेगा तो क्या करना है आपको, ये वाला डायग्राम बनाना है, इसको इन्फिनिटी तरफ ले जाओगे, ऐसे डॉटेड लाइन इन्फिनिटी तरफ, ठीक है। तो ये डायग्राम नॉर्मल एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स आई भी वर्ड यूज कर सकता है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, लोगों का भरोसा नहीं भाई, इन्फिनिटी, नॉर्मल एडजस्टमेंट और रिलैक्स्ड आई, ठीक है, दोनों के लिए, तीनों ही केस में इन्फिनिटी वाला इमेज बनेगा, ध्यान रखना, ठीक है, आया समझ। इसके बाद हम अगला डेरिवेशन बात करेंगे बेटा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन सीट, ठीक है, ये चार्ज प्लेन सीट है, इन्फिनिटी चार्ज है, ये क्या करना है, हमें निकालना है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डायग्राम एज इट इज कॉपी करना है बेटा, ये हमारे पास एक सीट है जो कि चार्ज है ना, इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर है। अब मुझे किसी पॉइंट पे से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मुझे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, तो सिलेंडर ड्रॉ करूंगा इसके लिए, सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब सुनो, सबसे पहले वो करना क्या है, ठीक है, सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। अब ना मुझे इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना है वो देखना है। तो इसमें तीन सरफेस है, ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस है और एक साइड में सरफेस है। इन तीनों सरफेस से फ्लक्स लिंक कितना है इसको देखना है, तो मैं क्या करूंगा, फ्लक्स निकालूंगा। फ्लक्स कैसे निकालेंगे ध्यान समझना। अभी सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना ये चीज है, मैं रेस कर दूं बेटा जो आपको नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले लिखोगे आप, पहले आप लिखोगे ये टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, सीधा लिखना, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस Q इंसर्ट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक, भाई कुछ मत लिखना, ये लिख देना, लिख दिया। आगे बढ़ूंगा बेटा, ग्रेट। तो फ्लक्स जो लिंक होगा इस गॉसियन सरफेस से वो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन मान लेना। अब सुनो दोबारा, ऑल्सो फ्लक्स जो होगा उसे लिखना φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तीन सरफेस है ना, एक सरफेस इधर वाला है बेटा, एक सरफेस इधर वाला है, और एक तीसरा ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, तीनों से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो तीनों से जो फ्लक्स लिंक होगा ना उसके लिए इसमें ध्यान रखना है बेटा, फ्लक्स होता है ईडीएस cos 0, पहले वाले में एंगल 0 होगा, पता है क्यों, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा उधर ही एरिया वेक्टर है, क्लियर। ईडीएस cos 0, ईडीएस cos 0 और ईडीएस cos 90, क्लियर है। तीसरे वाले सरफेस में ना एंगल 90 डिग्री बनेगा, बस याद रख लेना, रख लिया। अब सुनो ध्यान से, फिर φ इज इक्वल टू आप लिख देना EA प्लस EA प्लस 0, मतलब कि ये E है, DS ना हमारा सरफेस एरिया होता है, A हो जाएगा, ये cos 0 1 होता है इसलिए EA हो जाएगा प्लस EA हो जाएगा, और ये cos 90 0 होता है तो इसे पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा बेटा, ध्यान रखेंगे, EA प्लस 0, ठीक है, EA प्लस 0 मतलब कि 2EA आ गया।
अब दोनों को बराबर रख दो। ये वाला फ्लक्स कितना आया था, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये वाला फ्लक्स कितना आया 2e बाई ए, 2e है, ठीक है, दोनों को बराबर रख दिया, ए से कट गया 2 को उधर भेज देना बेटा, e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हुआ फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट, वर्ड यूज, वर्ड देख लेंगे बेटा क्या लिखा हुआ है, ठीक, अगर दिखे ये चीज तो आपको यही लिख के आना है। आगे बढ़ूंगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ये भी काफी बार, ठीक है, देखो इस चैप्टर में तो ये आना ही आना है, 2 डेरिवेशन है, उन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक, तो 3 नंबर तो तुम्हारे यहीं से पक्के हो जाते हैं। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक, ध्यान समझना, ये प्लेन मिरर है बेटा। अब 2 लाइट रे आ रहा है, देखो ये लाइट रे 2 आया, टकराया, टकरा के बाद क्या होगा बेटा, ये रिफ्लेक्टर को उधर चला गया, क्लियर है। अब जब लाइट सरफेस पे टकराएगा ना, आपको एक ऐसा येलो वाली कलर की लाइन दिख रही है बेटा, ये ध्यान समझना, ये होता है इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या होता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। जहां लाइट डलेगा ना वहां नॉर्मल दिख रहा होगा आपको, ये एक नॉर्मल दिख रहा होगा बेटा, है ना, ये आपको क्या दिख रहा होगा, एक नॉर्मल, ठीक है, ये एक नॉर्मल है, ठीक, दूसरा नॉर्मल यहाँ पर है, ये नॉर्मल है जो यहाँ पर इंसिडेंट है ऑलरेडी, ठीक है, क्लियर है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये वाला, तो इसे भी आई लिखोगे, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, वापस से मेंशन करता हूँ, ये हमारा आई है, ठीक है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ध्यान समझना। ये आर होगा तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ध्यान समझ लेना। मैं कोई और कलर ले लेता हूँ हो जाए आप लोगों को, ठीक है, ये हमारा आर है, ये कितना हो जाएगा बेटा, आर हो जाएगा, क्लियर है, इसको ध्यान रखेंगे। अब सुनो बेटा, अब आपको करना क्या है, ध्यान समझना। ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट हमेशा लिखेंगे आप, ये ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सीडी क्या बेटा, सीडी है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है, ध्यान रखना, हो गया। अब सुनो सीधा सीधा लिखोगे, ठीक, AC इज इक्वल टू सी इंटू डी, इसको ना आप कॉपी कर लो, इसमें से कुछ इरेज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि कर नहीं सकते इसको कुछ इरेज हम लोग, ठीक है। अब ध्यान समझना बेटा, ये वेव फ्रंट यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में टी टाइम लगाएगा, सेम वेव फ्रंट ये वाला यहाँ से वहां तक पहुंचने में टी टाइम लगाएगा, बस यही लिखना है आपको। लेट सेकेंडरी वेवलेट्स एट ए पॉइंट पे जो सेकेंडरी वेवलेट्स है ना वो सी तक पहुंचने में टी टाइम लगा रहा है, बस इतना लिखना है, ठीक है। लेट सेकेंडरी वेवलेट्स एट ए रीचेस एट सी इन टी सेकंड्स, बेटा इसमें अगर कुछ कम करने की चीजें होती तो मैं कर देता, इसे पीछे कर रखा है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता हम चीजें, ठीक है, ध्यान रखना। तो थोड़ा बहुत आप याद रखो, AC इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, लाइट की स्पीड c होती है बेटा, c इंटू v, ये वाला डिस्टेंस c इंटू t हो जाएगा, सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा c है और टाइम लग रहा है t सेकंड, क्लियर है। और ये वाला डिस्टेंस भी सेम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा c है, टाइम हमारा t है, क्लियर है। तो दोनों डिस्टेंस ct और ct हो गए, आगे समझ, आगे बढ़ेंगे, c इंटू टी हो गया। अब आगे देखो, अब 2 ट्रायंगल हम यूज करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल, ABC ये वाला ट्रायंगल और BDC ये वाला ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, एक ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को दिखाएंगे क्या, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए एक चीज याद रखेंगे बेटा, BC दोनों ट्रायंगल में है, BC इस ट्रायंगल का भी पार्ट है और BC जो है इस ट्रायंगल का भी पार्ट है, BC हो गया कॉमन, तो BC क्या हो गया बेटा, कॉमन हो गया, देखो BC इज इक्वल टू BC कॉमन, क्लियर है। एंगल है, एंगल D के बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री के हैं, एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री दिखा बेटा आपको, और एंगल D भी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तीसरा AC और BD जो है CD के बराबर है, AC और BD दोनों किसके बराबर है बेटा, दोनों ही CD के बराबर है, क्लियर है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा, देखना RHS लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड्स दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट के बाद CPCD से IR के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। आगे बढ़े, इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ध्यान समझना, ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, देखो मीडियम चेंज हो रहा है, नीचे V1 मीडियम है, मतलब नीचे Y मीडियम है, ऊपर X मीडियम है, ऊपर लाइट की स्पीड V1 है, नीचे लाइट की स्पीड क्या है बेटा, V2 है। नीचे ना डेंसर मीडियम बेटा, जहां पे जब लाइट जाता है ना उसकी स्पीड घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लाइट की स्पीड क्या है, कम है। अब लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है, सॉरी पैरेलल लाइट जा रहे हैं, जहाँ पे इंसिडेंट होगा ना बेटा वहाँ नॉर्मल बनता है, आपको पता है कि यहाँ एक नॉर्मल बन गया, दिख रहा है आपको, एक नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल बना हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक, दोबारा मेंशन करता हूँ यहाँ पर, अगर ब्लर दिख रहा हो तो, क्योंकि मैंने ये PDF ऑलरेडी दोबारा खोल रखा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि PDF ब्लर दिखे आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 आपके नॉर्मल बने हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ पे नॉर्मल बनेगा ना, इंसिडेंट वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, ये एंगल आई है, दिख ही रहा होगा आपको ऑलरेडी, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो ये भी आई हो जाएगा, याद रख लेंगे बेटा। और ये हमारा R है, ये वाला एंगल R है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, R ही, क्लियर है, आया समझ। नीचे ना V1 स्पीड, V2 स्पीड है, ऊपर V1 स्पीड है, बस इस चीज को मेंशन कर देना। सेम केस, ये भी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट, CD हमारा क्या है बेटा, CD हमारा है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हुआ, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे मेंशन करोगे बेटा, जो पीछे मेंशन था,
लेट इन टी सेकंड द सेकेंडरी वेवलेट्स एट बी रीचेस एट सी, बी पॉइंट पे सेकेंडरी वेवलेट से और टी सेकंड में बी से सी तक पहुंच गया। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ऊपर स्पीड v1 है और टाइम t है, तो ये जो bc होगा ना हो जाएगा v1t, bc क्या होगा v1t, td क्या होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, नीचे स्पीड कितनी है बेटा v2 और टाइम है t, तो ये हो जाएगा v2t हो जाएगा। अब सुनो, अब हमें करना है साइन आई, साइन आई की वैल्यू, साइन आई क्या होगा बेटा, साइन आई ध्यान समझना, आई हमारा ये है, ये 90 डिग्री है, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाले साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है बीसी, बीसी देखो बीसी लिखा है, बीसी की जगह मैंने क्या लिखा v1t, v1t अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाले साइड जो कि है एसी, एसी लिख दिया। एक बार साइन आई निकालना है, एक बार साइन आर भी निकालना है बेटा, ठीक है, साइन आर, ठीक, साइन आर कितना होगा देखो समझो, नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको ये वाला, साइन आर, साइन आर क्या होगा बेटा, साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आर ये रहा, परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल के सामने वाले साइड, परपेंडिकुलर एडी हुआ और बेस क्या हुआ एसी हुआ, एडी बाई एसी, एडी बाई एसी, तो एडी कितना है v2t बाई एसी, अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों डिवाइड करूं बेटा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू v1t अपॉन एसी डिवाइड बाई v2t अपॉन एसी, एसी से एसी कट गया, t से t कट गया, v1 अपॉन v2, और इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, हो गया प्रूफ, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही हमारा स्नेल्स, क्लियर। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, एग्जाम में बेटा चांसेस बहुत ज्यादा इस साल की ये आई जाए, ये हो गया हाफ वेव फुल वेव हो गया, देखो जो मैंने करवाया है ना बेटा वो सारे इंपॉर्टेंट है, आने ही आने हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आगे हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें बेटा, दो प्लेट्स हमारे पास, ठीक, एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा प्लस क्यू, और दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज है ना माइनस क्यू, इसको हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस डी है बेटा, हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे ए हमारा एरिया ऑफ द प्लेट है, डी हमारा प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, और सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर। तो अब सुनो बेटा, अब चाहो तो इसको आप यहाँ से ये चीज हटा सकते हो सिग्मा, ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, वैसे भी जितना कम लिखो हमारे लिए बेटर है, याद रखने में तुम्हें आसानी होगी, है ना, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ना बेटा वो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा को लिखते हैं चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन है एप्सिलॉन नॉट, ये जरूर लिखना है आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन प्लेट्स के बीच सेटअप होगा ना वो बेटा हमेशा क्या होगा ये हो जाएगा। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हुआ है ना बेटा वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वोल्टेज भी होगा, जो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा, वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ई है, ठीक है, इंटू डिस्टेंस डी, ठीक है, डी डिस्टेंस ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लिखा ई की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, उसे पुट कर देंगे बेटा Q अपॉन में V, जहां V है वहां क्या लिखते हैं बेटा हम लोग Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ठीक, Q के पास, नीचे QD बच जाएगा, Q से Q कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये हमारा कैपेसिटेंस है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। होप याद रहेगा बेटा, आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर एज इट इज आपको पूरा लिखना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बेटा, ये इसमें और इसमें अगले वाले में फुल वेव में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में लिखा भी हुआ है, तो जितना भी टाइम है आपके पास याद रखो, ठीक, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, चाहो तो आप बना सकते हो बेटर वैसे ही, लेकिन समझ लो चीजें। ये हमारा आपको बनाना सबसे पहले, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ए है, बी है, और ना यहाँ पे एक डायोड बना देना, ये डायोड होता है, ठीक है, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायोड होता है, ये करंट को अलाउ भी करता है और ब्लॉक भी करता है, ठीक, और यहाँ से लोड लगा रखा हम लोगों ने, ये हमारा इंडक्टर 2 है, ठीक है, कॉइल एक तरह से। अब प्रिंसिपल क्या होगा ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल जो होगा वो होगा कि जब ये फॉरवर्ड वाइस होगा तो वो क्या करेगा, फॉरवर्ड वाइस होगा लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसमें, रिवर्स बायस में। जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब वो रिवर्स बायसिंग में होगा तो ध्यान रखना बेटा वो हमेशा क्या करेगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्लियर है। तो सुनो होगा क्या बेसिकली बेटा, होगा क्या कि जब इसमें करंट फ्लो होगा ना तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वही लिखा होगा देखो, इन फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल ऐसी सी जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और डी पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, पता है, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है ना बेटा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, तो ये हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग। और नेगेटिव वाला जब नेगेटिव से कनेक्ट होता है ना, पॉजिटिव वाला जब पॉजिटिव से कनेक्ट होता है तब तो फॉरवर्ड बायसिंग है, ठीक। तो इसमें करंट अलाउ होगा, फर्स्ट हाफ में करंट ऐसे घूमेगा, क्लियर, लोड हमारे यहाँ करंट फ्लो होगा। अब सेकंड हाफ साइकिल में जो कि यहाँ लिखा हुआ है ना, फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, अब देखो बट इन नेक्स्ट हाफ साइकिल, अगले हाफ साइकिल में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पोलैरिटी चेंज हो जाता है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, बार बार स्विच अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, मतलब यह हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये डायोड ना ये पी टाइप है, पी टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ऐसे क्या होगा बेटा, रिवर्स बायसिंग कहलाएगा।
और रिवर्स बायसिंग में ध्यान रखना इस चीज आपको, रिवर्स बायसिंग में हमेशा ध्यान रखना आपको क्या होगा, वो होगा करंट को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो करंट अलाउ नहीं करेगा तो करंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, इट ब्लॉक्स करंट, ठीक। तो आपको उसके बाद इनपुट वेव फॉर्म और आउटपुट वेव फॉर्म बनाना है। इनपुट वेव फॉर्म ये हुआ बेटा इस तरीके से, और आउटपुट वेव फॉर्म में ध्यान रखना पहला आधा अलाउ करेगा, दूसरा आधा ब्लॉक कर देगा, तीसरा आधा अलाउ करेगा, फिर अगले को ब्लॉक करेगा, ऐसे अलाउ और ब्लॉक करता हुआ चला जाएगा। ये क्लियर है? इसको हम कह रहे हैं बेटा क्या, हाफ वेव रेक्टिफायर। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे बेटा आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव के बाद फुल वेव की बात करेंगे बेटा। फुल वेव में होता क्या है जनरली, ये हमारा एक रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है, मतलब रेक्टिफायर है प्राइमरी कॉइल, ठीक है, ये हमारा एसी सोर्स से कनेक्ट। अब दूसरा वाला जो केस है ना, यहाँ पे हम दो डायोड लगाएंगे, पहले हम एक डायोड लगा रहे थे पीछे, यहाँ दो डायोड लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे एक ऊपर लगाएंगे। क्लियर है? लगा दिया। अब सुनो क्या होगा, बीच में ना पहले बार लोड यहाँ लगता था, अब लोड बीच में लगेगा, इसको सेंट्रल टैपिंग कहते हैं बेटा। तो ये बीच में लोड लगेगा, लगा दिया लोड। अब सुनो फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लेते हैं ये D1 पॉजिटिव हो गया और ये S हो गया निगेटिव आएगा, इस पे कोई लिखा हुआ है फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या हुआ, देखो R गेट्स पोलैरिटी एंड पॉजिटिव पोलैरिटी, R पॉजिटिव आ गया और S गेट निगेटिव, S पे निगेटिव आ गया। तो देखो क्या होगा बेटा, ये ऊपर वाला डायोड देखो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और निगेटिव वाला नीचे देखो निगेटिव से कनेक्टेड है। ऊपर वाला फॉरवर्ड बायसिंग हो गया, मतलब वो अराउंड करंट को अलाउ करेगा, लेकिन नीचे वाला ब्लॉक कर देगा। कैसे करेगा देखो जरा, ये जो पॉजिटिव है ना बेटा, ये पॉजिटिव है निगेटिव से कनेक्टेड, और निगेटिव किससे कनेक्टेड है बेटा, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये हुआ रिवर्स बायसिंग, और रिवर्स बायसिंग में करंट को ब्लॉक करता है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में पता क्या हुआ, ये अलाउ करेगा ये ब्लॉक कर देगा। तो पता क्या होगा, देखो करंट यहाँ से गया, करंट जाके इधर अलाउ करेगा, दो हिस्सों में बटेगा, लेकिन जब दो हिस्सों में बटेगा ना, नीचे करंट जाएगा ना, जब ये तो ब्लॉक कर देगा उसको, करंट नीचे ना जाते हुए यहीं से सारा जाएगा। और यहाँ पे हमने अपना लोड लगा रखा है, बल्ब वगैरह कुछ भी चलाना हो आप वहीं पे चलाओ। क्लियर है? तो आप लोड मिल जाएगा आपको। क्लियर है? तो ये होगा फर्स्ट हाफ साइकिल। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, उल्टा होगा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा देखो जरा, ये डायोड पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड निगेटिव से कनेक्टेड। अब नीचे वाला हुआ फॉरवर्ड बायस, और ऊपर वाला क्या हो गया, पी टाइप निगेटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव से, ऊपर वाला रिवर्स बायस। तो अब नीचे वाला फॉरवर्ड, ऊपर वाला रिवर्स। अब ये अलाउ करेगा वो अलाउ नहीं करेगा, करंट यहाँ से निकल के जाएगा और ऊपर ना जाएगा, वो तो रोक देगा ना, करंट यहाँ से निकलते हुए यहाँ चला जाएगा। तो दोनों ही केस में आपको करंट यहाँ से मिलेगा। क्लियर? तो फर्स्ट हाफ में ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, सेकंड हाफ में नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव। तो यही मैंने यहाँ लिखा हुआ बेटा, आपको एज इट इज इसको लिखना है। और वेव फॉर्म की बात करेंगे तो वेव फॉर्म ये इनपुट है और आउटपुट में हर बार मिलेगा आपको, लेकिन वो यूनि डायरेक्शनल होगा, इसलिए नीचे नहीं बनाओगे आप, ऊपर ही बनाओगे, ठीक है। तो हमारा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर हुआ। होप क्लियर हुआ होगा बेटा, आगे बढ़ेंगे अब। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन होगा बेटा, मैंने यहाँ लिखना भूल गया, अभी अगर आप अभी आप पढ़ रहे हो ना, इसको डिफाइन जरूर कर लेना। फाइन आराम से गूगल करो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, तो तुरंत आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन दे देगा। क्लियर है? उसको जरूर याद करके जाना, डिफाइन आता है एग्जाम में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लेना। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आपको ये आप कंडक्टर बनाया बेटा, एक डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, डायग्राम बनाना चाहो तो बनाओ, वरना कोई नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कटनेंगे नहीं, टेंशन मतलब। पोटेंशियल डिफरेंस भी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पीछे की तरफ पुश करेगा उसको, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पीछे की तरफ जाएगा। तो जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागता है, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना लगता है बेटा, फोर्स होता है क्यू, ध्यान रखना है क्यू इन टू। तो फोर्स हमारा क्यू होता है बेटा, चार्ज जो होता है ना इलेक्ट्रॉन पे ई होता है, और माइनस का ई और कैपिटल ई। क्लियर है? माइनस ई इंटू ई हो गया फोर्स। अब फोर्स आने के बाद क्या होगा, ध्यान समझना, एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास होता है बेटा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। तो फोर्स हमारा ये है, डिवाइड कर दो मास से, कर दिया। अब सुनना, तो सीधा सीधा ना आप लोग बीच में हिस्सा गायब कर सकते हो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके हिसाब से चीजें देखनी पड़ेंगी ना मेरे को। सीधे से आप ये लिखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली वही लिखना जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो आपको अब ये कुछ नहीं लिखना है, एक्सेलरेशन तक लिख लिया आपने, उतना ही बहुत है, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा ये वाला स्टेटमेंट रहेगा, वी डी इज इक्वल टू, दिख रहा है आपको, मैं समझाता हूँ क्या होगा, ठीक है। पहले इसको इरेज करते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी तो देना है ये, ठीक। तो देखो होगा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इन सभी वेलोसिटीज का सम, ठीक है। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा क्या होगा, वो सभी वेलोसिटीज का एवरेज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, u1 प्लस ए टाउ 1, ये डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है। दूसरे वाले की वेलोसिटी होगी u2 प्लस ए टाउ 2, ये आया हमारा फर्स्ट इक्वेशन मोशन से बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है ना, उसी से आया है। t हमारा टाउ हो गया है, ठीक, एक्सेलरेशन a है और इनिशियल वेलोसिटी u है। तो ध्यान रख लेंगे बेटा क्या कि v ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2, इस तरह से u1 प्लस ए टाउ 1, इस तरह से लिख देना आपको। तो u1 u2 u3 इन सबको पास पास लिख देना,
और फिर ए टाउ 1, ए टाउ 2, ए टाउ 3 इन सब में से ए कॉमन निकाल लेना। जैसे सब में से ए कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 टाउ n, नीचे n कर देना। ये n दोनों के नीचे अलग अलग कर देना। ये पूरा जीरो हो जाता है बेटा, ये पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बचेगा टाउ, ये पूरा क्या बचेगा, टाउ ए इंटू टाउ हो गया, ए टाउ हो गया। और टाउ क्या है बेटा, ई बाई एन, तो टाउ की जगह लिख दिया ई बाई एन। तो ये वर्ड डिफरेंस क्लियर है, होप क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी। लेंस मेकर फॉर्मूला बेटा, ये लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया बेटा, पहला राइटर ऐसे जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा राइटर यहाँ जा रहा है, ये कन्वर्ट होंगे और फाइनल इमेज यहाँ बन जाएगा, क्लियर। लेकिन इस फर्स्ट वाले सरफेस के पता क्या इमेज कहाँ बनेगा बेटा, वो बनेगा यहाँ पर। ये लाइट जब एक बार कन्वर्ट हुआ ना, ऐसा कन्वर्ट हो सीधा बढ़ा दो, यहाँ मिल गया ना, यहाँ इमेज है। फर्स्ट वाले सरफेस का इमेज ये है बेटा, और दूसरे वाले सरफेस पे लाइट आएगा ना, फिर से कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होकर फाइनल इमेज यहाँ बनाएगा। तो फाइनल इमेज यहाँ है, लेकिन फर्स्ट वाले सरफेस के लिए इमेज यहाँ है, क्लियर। तो देखो बेटा, हमारे पास ना एक रिफ्लेक्शन सरफेस होता है, फॉर्मूला होता है, इस वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा xp1y से, वो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन जो होता है बेटा वो होता है n2 अपॉन v, n2 डिवाइड बाई v, v मतलब इमेज, ठीक। तो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए इमेज ये है ना, तो v डैश हो गया, n2 बाई v डैश माइनस n1 अपॉन u, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अंदर वाले बाहर वाले का n1 है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, r हमारा रेडियस का बेचर है जो कि इसका r1 है, क्लियर। अब दूसरे वाले सरफेस के लिए ध्यान रखना बेटा इस चीज को, कि दूसरे वाले सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो इमेज कह रहा है, ये जो इमेज है ना इस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर है, इसको ध्यान रखना है। और सेकंड सरफेस के लिए जो कि हमारा रिफ्लेक्शन होगा xp2y में, xp2y में क्या होने वाला है कि यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, तो आपको ना n1 n2 को इंटरचेंज कर देना है। n2 के नीचे v है ना, अब n1 के नीचे v होगा, तो n1 इधर लिखना है, n2 को उधर, पहले तो n1 n2 को पलट दो, पलट दिया। अब सुनो ध्यान से, n2 अपॉन v, v मतलब फाइनल इमेज, इस सरफेस का फाइनल इमेज यहाँ बन रहा है ना, तो ये v हो जाएगा, तो n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u, u क्या होगा देखो जरा, इस सरफेस के लिए u ये बताया था ना मैंने बेटा, ये क्या है बेटा v डैश है, तो u का v डैश इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2। सेकंड मान लेंगे इक्वेशन, अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने से पता क्या होगा बेटा, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये आ गया, फिर प्लस का साइन लगा के इसको लिख देना, इज इक्वल टू लगा के ये, फिर प्लस लगा के ये जोड़ दिया, इससे ये कट गया, कट गया। अब सुनो n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, ये जो बचा ना इनमें से माइनस n कॉमन निकालो, यहाँ से माइनस n कॉमन निकालना है, तो ये जो n1 माइनस n2 है ना वो n2 माइनस n1 हो जाएगा, माइनस n1, ये प्लस का माइनस हो जाएगा देखना, ठीक है, यहाँ पे भी n2 माइनस n1, यहाँ पे भी n2 माइनस n1। तो करना क्या है बेटा, यहाँ से n1 कॉमन निकाल लो, इधर जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे n1 है, यहाँ पे n1 है, कॉमन निकालो n1 निकालोगे तो बचेगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक है, 1 अपॉन v माइनस 1 बाई u। अच्छा काम करो, आप डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों को जोड़ने के बाद ये लिख दिया, ये काट दिया, काटने के बाद देखो मैं बताता हूँ क्या करना है फाइनली, ठीक, वही याद रख लो, आप लोगों के लिए बेटर है, वरना समझा तो मैं दूंगा, स्टेटमेंट यहाँ पे याद रख लो लास्ट में, ठीक है, हो जाएगा ये, ठीक। जब सॉल्व करोगे ना यही आएगा डायरेक्टली, इसी फॉर्म इसी वैल्यू को याद रख लो, ठीक है, ज़्यादा बेटर आएगा। क्या ये वाला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 बाई r1 माइनस, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, इससे बेटर आप इसको डायरेक्टली याद रख लो, एग्जाम में इसी को कॉपी पेस्ट कर, क्लियर बेटा, रिजल्ट ही आ जाएगा, ये रखा। फिर उस केस में क्या होगा, व्हेन u इज इक्वल टू माइनस f, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो फाइनल फॉर्मूला लिख देना लास्ट में, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, ये हुआ हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस आएगा, तो ये आपको लिखना है, क्लियर, सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं बेटा, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के बारे में। क्या, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है और इस चार्ज सिलेंडर में, ठीक, इस चार्ज सिलेंडर की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ठीक है, इसको ध्यान समझना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ध्यान समझना, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इसको याद रखना चाहिए, ठीक। तो टोटल फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस, इस पूरे सिलेंडर से देखो है क्या, बेसिकली चार्ज शीट है, ये शीट है, पूरी तरह से चार्ज है, ये पूरी तरह से चार्ज शीट है ना, इसको सेंटर में लेके आने के लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं बेटा हम लोग, गॉसियन सरफेस में सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, कर दिया सिलेंडर ड्रॉ, इसकी लेंथ l है हमारे पास, ठीक है, इसका लेंथ क्या l है, 3 सरफेस मानना है इसमें भी, क्या कि आपने नीचे वाले को फर्स्ट मान लिया है, ऊपर वाले को सेकंड मान लो, इस वाले को थर्ड मान लो साइड में, ठीक है, जो भी है, ये देखो तीसरा है, ऊपर वाला फर्स्ट है, नीचे वाला सेकंड है ना, ऐसा मान लिया है। तो टोटल फ्लक्स जो लिंक होगा सरफेस से वो कितना होगा, फ्लक्स होता है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, q को लिख देना लैम्डा इनटू l, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लैम्डा, ठीक है, डायरेक्टली याद रख लो, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब जो फ्लक्स निकालोगे ना आप, देखो वो सीट वाला फॉर्मूला याद है, अभी सीट वाला डेरिवेशन जो करवाया था, डिक्टो वैसे ही है, उसी का एप्लीकेशन है दोनों ही गॉस थ्योरम के। तो जो आप वापस से फ्लक्स निकालेंगे, इस बार फ्लक्स निकालेंगे ईडीएस, 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 3 सरफेस है, पहला दूसरा और तीसरा, तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन कम करो, ये हटा दो दोनों, ठीक है, आपने बस तीसरा वाला याद रखना है, ठीक, डायरेक्ट ये सब जीरो हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ क्या, ईडीएस कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 होता है, ई बाहर आ जाएगा
और ds होता है बेटा 2πr, ds क्या होता है 2πr, ठीक है 2πr, क्लियर है 2πrl होता है, 2πrh हो जाएगा, जो हाइट है इसकी l है वो, ठीक है बेटा 2πrl हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, E इंटू 2πrl हो गया। अब ध्यान समझना, जो फ्लक्स होगा वो इसको ये लिख देना, उसके बाद phi इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। अब दोनों को बराबर रखो, ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों इक्वल होंगे, दोनों को बराबर रखो। तो लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πrl, रख दिया लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 2πrl, l से l कट गया, E की वैल्यू निकालनी है 2πr को नीचे भेज दो, क्या गया फाइनल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म हमारा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है ये एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म समझ लो, रे डायग्राम नीट एंड क्लीन ना हो गए, अब वैल्यूज ही लिखते रहना, ठीक है मार्क्स मिल जाएंगे, कोई ज्यादा मार्क्स नहीं रखूंगा, टेंशन मत लो। ये ट्रायंगल है, लाइट रे से गया टकराएगा जहां पर, वहां पे नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बना, लाइट रे से घूमेगा, मुड़ के फिर बाहर जाएगा तो ऐसे बाहर निकल जाएगा ना, इमरजेंट रे। ये दो नॉर्मल बेटा, दोनों नॉर्मल आ रहे हैं ऐसे सीधा आके यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं बेटा, ये R1 है और ये R2 है, और जो डेविएशन है ना बेटा, इस डेविएशन को हम डेल कहेंगे, ध्यान रखना सिंबल जरूर मेंशन करोगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंसी, ये डेविएशन है, ये R1 है R2 है, ये जरूर मेंशन करना है आपको, कर लोगे बेटा, ठीक। अब सुनो, जो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 को डेल के बराबर होगा, याद रख लो, ठीक। I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 इक्वल टू डेल, यहाँ से या चलो ये से बेटा आप E याद रख लो, एक एक एक, ठीक है वही आएगा इसी को, जो डेल होगा ना वो क्या होगा बेटा, डेल क्या होगा, डेल हमारा जो डेविएशन होगा ना वो क्या हो जाएगा, ये I प्लस ये E, I और E इन दोनों को जोड़ना है बाहर वाले को, फिर माइनस में इन दोनों को जोड़ना है R1 और R2 को, ठीक है I माइनस E, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये हो गया डेल, डेविएशन हो गया। इसके बाद एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लिखते हैं बेटा R1 प्लस R2, R1 है और R2 है, दोनों को जोड़ दो R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म हो, तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये हमारा डेविएशन हो गया, डेविएशन हो गया, प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब सुनो, डेल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखना I प्लस C को तो I प्लस C रखो, माइनस R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर है, तो इसकी जगह A लिख दो, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस C माइनस A, ये डेविएशन हुआ। अब सुनो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मैं आगे बात करूं बेटा, इसके बाद फॉर मिनिमम डेविएशन है ना, इसमें एक केस देखा बेटा मिनिमम डेविएशन, ठीक अभी मिनिमम डेविएशन जब लिखोगे ना तो इसमें ये सब चीज हटा देंगे हम, ठीक आप फटाफट इसको हटा देंगे, ठीक है ये डायरेक्टली याद रख लो, ठीक है। मिनिमम डेविएशन केस में क्या होता है, ध्यान समझना, मिनिमम डेविएशन केस में पता क्या होता है बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे I और E बराबर होता है, और R1 R2 बराबर होता है, जब सबसे कम ये मुड़ता है ना उसको मिनिमम डेविएशन कहते हैं, I और E बराबर, R1 R2 भी बराबर, तो I और E बराबर, R1 R2 भी बराबर, तो उस केस में क्या होगा ध्यान समझना, R को लिख देना A/2, ठीक, R जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा हो जाएगा, और डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना वो हो जाएगा डेल m अपॉन डेल m प्लस A/2, ठीक है ये भी याद रख लेंगे आप, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, sin A अपॉन sin R, sin I की जगह ये उठा के रख देना बेटा, डिवाइड बाय sin R, R की जगह A/2 रख देना, क्लियर है, रख दिया आपने, ठीक। ये हमारा आ गया क्या, I की जगह पर ये उठा के रख दिया और R की जगह पर ये उठा के रख दिया, ये हमारा आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। मार्क्स डिडक्ट होंगे बहुत कम, ना के बराबर, ठीक है, आधा नंबर अगर डिडक्ट हो जाए तो हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज आपको मार्क्स मिलेंगे, क्लियर है बेटा। ये हमारा प्रिज्म हुआ, इसके बाद हम बात करेंगे आगे, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल ऑफ द डाइपोल, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन से बचना है, ठीक, कैलकुलेशन से जब बचना है ना तो देखो मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही करना है, ठीक, तो इतना डेरिवेशन सब कर भी नहीं पाओगे, इतने सारे हैं, और इनमें से आता जरूर है बेटा, जितना भाई कोस्ट डेरिवेशन तो बहुत सारे भाई 50 डेरिवेशन है, 50 से ऊपर है, ठीक, लेकिन मैंने आपके लिए भाई 10-15 ही निकाला है, और क्योंकि एग्जाम में वही 10-15 ही आता है, और इन 10-15 में भी आपको सारा नहीं करवा रहा कि याद ना रहे चीजें, तो इसलिए मैं बस जो बता रहा हूँ वो करते जाना, ठीक है बेटा, जो बता रहा हूँ वो करते जाना, ठीक, बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कैपेसिटी आपके याद रखने की है तो भाई लॉन्ग वीडियो जाके देखो, हमारा बन चुका है वो, ठीक। ऑब्वियस अगर आप तक रुके हुए हो तो इसका मतलब क्या है, बेसिक्स आपके वीक है काफी, ठीक, तो ध्यान समझना। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना अच्छी तरीके से, ठीक है। डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पूछा जरूर जाता है बेटा, सेक्शन डी के क्वेश्चन होते हैं सब। ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू ध्यान रखना है, ये हमारा सेंटर ओ है, ये पूरा डिस्टेंस 2a होता है, आधा डिस्टेंस a होता है, ठीक। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको पी पॉइंट मान लेते हैं बेटा, ये पी पॉइंट है, सेंटर से इसका डिस्टेंस r है, क्लियर बेटा। अब ये दोनों चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, तो ये प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और माइनस क्यू चार्ज भी उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम करेंगे उन दोनों का सम, ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। अब सुनो, हाँ ठीक है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, KQ/R होगा, ध्यान समझना, KQ/R, तो KQ/R, R स्क्वायर होता है, R कितना होगा ध्यान समझना, ये पूरा R है, ये आधा A है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, R में से इस एक को घटा दो, R में से इस एक को घटा दोगे तो R माइनस से हो जाएगा, समझ गए तो ठीक है, मैंने याद रख लो बेटा, ये हो जाएगा R माइनस से, क्लियर है, R माइनस का स्क्वायर।
सिमिलरली इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा देखो, ये आर है और ये ए है, तो ये पूरा डिस्टेंस जाएगा आर प्लस ए का स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता क्या होगा बेटा, उस पॉइंट पे ना दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस कर देना है आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E1 में से E2 को माइनस करना है। E1 ये रहा, E2 ये रहा, उठाया रखा, माइनस करो। माइनस के बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट आप लिख देना सीधा, वो होगा 2kpr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रख लोगे। अब सुनो, एक केस लिखना है जब व्हेन आर इज फार ग्रेटर देन ए होता है तो ये पूरा जीरो हो जाता है। जीरो जब हो जाएगा ना तो आएगा क्या, 2kpr अपॉन आर क्यूब। बस इतना लिख के छोड़ देना बेटा, ये हमारा एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत शॉर्ट में करवा दिया, इससे शॉर्ट मत करना बेटा, पता चल इसमें भी 2 स्टेप आप उड़ा दो, ठीक है, वही मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किस बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की। इक्वेटोरियल का भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो डेरिवेशन रखा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, इसके बाद मुझे लग रहा है 1-2 डेरिवेशन है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। डेरिवेशन आपको इतने ही करने हैं जितना मैंने बता दिया अभी। अब सुनो, अब यहाँ पे भी आपको जो बता रहा हूँ वही याद रखना है, ठीक है। आपको जो है सिर्फ याद रखना है, ठीक है बेटा, डाउट तो नहीं है, ठीक। आप याद रखेंगे डायरेक्टली ऐसे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ लिख तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक। अब सुनो, डायग्राम के साथ कोई समझौता नहीं बेटा, डायग्राम से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाओगे, ठीक। ये लिख देना वैल्यूज, ठीक। टीचर भी बोलेगा चलो बच्चे ने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, याद है बच्चों को, वो नहीं लगेगा उससे गवार हो तुम लोग, नहीं हो मतलब ऐसे हो पढ़ाई में और कहीं। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है बेटा, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर आएगा, ऐसा अंदर आ रहा है, ठीक। तो ये पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है, इस नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बेटा 2 है, आधा डिस्टेंस ये हो गया। अब सुनो, सेंटर से ना ये डिस्टेंस हम आर मेंशन करेंगे, कर लोगे मेंशन आर, बढ़िया। अब ये दोनों एंगल थीटा याद करना, ये दोनों एंगल थीटा याद करना, याद करने में आप उस्ताद हो, ठीक है, याद कर लो। हो गया, थीटा थीटा तो थीटा थीटा होगा, क्लियर। एक दिन याद रखो फिर भूल जाओ, वैसे जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक। E1 है, इधर थीटा है, E1 के दो कंपोनेंट, E1 cos E1 sin, जिधर थीटा उधर तरफ cos लिख देना बेटा, दूसरी तरफ sin लिख देना। सिमिलरली E2 इधर है तो इसके भी दो कंपोनेंट, E2 cos E2 sin, नीचे लिख दिया। इसको लिखना है तो लिखना, मना छोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू, ध्यान समझना, इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान रखना, के क्यू बाई आर, आर स्क्वायर होता है, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट लिख देना, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस लिखे रखना ताकि याद रहे तुम्हारे, ये डिस्टेंस जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, तो ये जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। सिमिलरली इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वही लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 एट माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E2, के क्यू बाई, यहाँ पे भी डिस्टेंस वही रहेगा बेटा जो पहला है, मतलब दिख तो दोनों सेम ही रहेंगे, दोनों सेम ही है, तो लिख दिया E1 E2 बराबर है, लिख दिया। अब लिख देना E1 E2 बराबर है, अब सुनना ध्यान से, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ध्यान समझना, 2 E1 cos लिख देना, ठीक है, उधर भी E1 cos, इधर E2 cos, और E1 E2 बराबर है, दोनों को E1 लिख देंगे, तो E1 cos दो बार E1 cos, दो बार E1 cos आ गया। अब सुनो, अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे ना हम लोग फाइनली, तो ये आएगा केपी बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक, याद रख लेना। और जब आर ग्रेटर देन होगा केपी बाई आर क्यूब, ये हमारा था डाइपोल के इक्वेटोरियल पे, डाइपोल के एक्सियल पे क्लियर, डाइपोल के इक्वेटोरियल पे क्लियर, ठीक है। इसके बाद टॉर्क वाला है, टॉर्क वाला का आपको पूरा डेरिवेशन समझना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सामने की तरफ है, ये हमारा डाइपोल है, एक तरफ प्लस क्यू है, एक तरफ माइनस क्यू है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन के ज्वाइन कर देना बेटा, ये एंगल थीटा मान लेना, मान लोगे, इधर प्लस क्यू भी लिख देना, इधर माइनस क्यू भी लिख, नेगेटिव जिधर होगा माइनस क्यू ही होगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, किस फोर्स से खींचेगा, क्यू से खींचेगा, नेगेटिव को अपने से दूर भगाएगा, किस फोर्स से भगाएगा, क्यू से भगाएगा, क्यू से भगा दिया, ठीक है, और उसने क्यू से खींच दिया। अब नेट फोर्स कितना होगा ध्यान समझना, एक फोर्स क्यू आगे लग रहा है, एक फोर्स क्यू पीछे लग रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है तो कैंसिल कर देंगे, जीरो हो जाएगा, कट के आ गया। अब सुनो, अब टॉर्क बनेगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारा क्यू आ चुका है तो क्यू रख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब याद रख लो, ये जो होता है 2a sin थीटा होता है, ठीक है, डायरेक्ट लिख देना आप 2a sin थीटा, ये 2a क्यू है ना, p होता है तो p e sin थीटा, बस 2a क्यू जब p लिख देना, p e sin थीटा, ये हमारा टॉर्क हो गया, बस इतना ही था हमारा टॉर्क। होप क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट डेरिवेशन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किस बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल आपसे पूछा था, ध्यान रखना है, ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर में बेटा हमारे पास दो कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, ठीक।
तो प्राइमरी कॉइल से जो फ्लक्स लिंक होगा ना बेटा, फ्लक्स बनेगा वो सेकेंडरी कॉइल में लिंक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स होगा 5p मतलब कि फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। जितना ज्यादा टर्न्स उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा। देन दूसरे जो कॉइल से फ्लक्स लिंक होगा वो हो जाएगा 5s इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू ns नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? अब दोनों को कर दो डिवाइड, दोनों को डिवाइड करोगे तो 5p/5s इज इक्वल टू np/ns कर दिया। अब इस 5s को उधर भेज दो, भेज दिया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो बेटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब dy/dt लिख देना, dy/dt फ्लक्स अपॉन टाइम d5/dt और बेटा अब देखो np/ns कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, d5s/dt हो गया। अब देखो बेटा फ्लक्स अपॉन टाइम होता है ईएमएफ या वोल्टेज बोल लो आप। तो प्राइमरी के लिए प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा, सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा। इस vs को इधर ले आना, ठीक। तो जो हमारा vp/vs हो जाएगा वो क्या हो जाएगा np/ns, ठीक है। ये हमारा हुआ क्लियर। इसके बाद हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है बेटा, इनपुट पावर जो होता है वो हमेशा आउटपुट पावर के बराबर होता है। इस केस में क्या होगा बेटा, vp/vs np/ns जो है is/ip के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, ये हमारा ट्रांसफार्मर था, इतना ही आपको करना है, इसमें आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको बेटा कुछ डेफिनेशन याद रखने हैं जो एग्जाम में पूछे आते हैं। जनरली गॉस थ्योरम पूछा आता है बेटा। गॉस थ्योरम का जो डेफिनेशन है वो क्या है बेटा, कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होगा ना वो 1/ε0 टाइम्स हो जाएगा किसके, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, गॉस लॉ का इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे साथ साथ। इक्विपोटेंशियल सरफेस का डेफिनेशन पूछा आता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बेटा, ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल सेम हो हर एक पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आता है, देखो अगर पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आएगा ना, ऐसे पॉइंट चार्ज प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, ऐसे गोल 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 इलेक्ट्रिक, ये बन रहा है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, जब लाइट रेस या सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे, ठीक है ना, उस केस में मतलब ऑब्जेक्ट सोर्स इंफिनिटी होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस केस में ना आपको ऐसे पैरेलल प्लेन्स बनाने हैं किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तीसरा, अगर डाइपोल का आता है, डाइपोल ये रहा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे बनाओगे, ध्यान रखना समझना, ये रहा, ठीक, ऐसे 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 ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, ये गोल आ, ये फिर गोल सा, ये फिर गोल सा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी गोल, यहाँ पे भी गोल, यहाँ पे भी गोल। अगर आपने सिर्फ ये प्लस क्यू माइनस क्यू आगे ना ये लाइंस ना निकाल के सिर्फ गोला गोला बना दिया ना जिससे बना हुआ इसी पैटर्न में, तो भी पूरे नंबर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बेटा। इसके बाद हमारा प्रिज्म का है, चलो ठीक है, वेफ्टन में बनाया हुआ, क्लियर है। इसके बाद देखो चैप्टर 5 से ना ये देखो, ये तो आपके 3 नंबर फिक्स कर देगा ये क्वेश्चन, इतना कर लोगे 3 नंबर आपके फिक्स है, मान लो बात, ठीक है। कहीं पे भी अगर म्यू आर की वैल्यू 0 से बड़ा दिखे, 1 से छोटा दिखे, समझ जाना वो डायमंड्री सब्सटेंस होता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहीं पे भी दिखे तो म्यू आर 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे 1 से छोटा हो या 0 से बड़ा होगा। अगर 1 से बहुत बड़ा हो गया लाइक 100 200 1000 हो गया, समझ जाना क्या होगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सिमिलरली ससेप्टिबिलिटी अगर 0 छोटा और -1 से बड़ा है मतलब निगेटिव के आसपास है तो वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर 1 से बड़ा है तो क्या होगा, हल्का सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और 1 से बहुत बड़ा है लाइक 1000 2000 500 है ना, 300 800 700, तो उस केस में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब कुछ एग्जांपल भी याद रखने बेटा आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, लाइक अगर कहीं पे भी Fe NiCO लिखा हुआ है तो इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम सोडियम कैल्शियम ऑक्सीजन कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ है तो वो क्या बेटा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है, सॉरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। डाया के लिए बिस्मिथ कॉपर लेड 6 Si N2H2O NaCl, ये सब क्या बेटा हमारे क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ये एग्जांपल से इसको भी नहीं भूलना है। उसके बाद ये हमारा है बेटा मैग्नेटिक मटेरियल, लाइक ये हमारा है मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दूर भेजता है तो ये रिपेल करेगा। पैरा हल्का सा अट्रैक्ट करता है तो बहुत हल्का हल्का आपको उसको मोड़ना है अंदर की तरफ। फेरो बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है तो वो अंदर से ही पास होने देगा, क्लियर। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ दिया ससेप्टिबिलिटी किसी की -3.5 है, बताओ कौन सा मटेरियल होगा। ससेप्टिबिलिटी -3.5 समझ रहे हो, -3.5 क्या होगा, मतलब सॉरी -3 ज्यादा दे दिया, -0.8 0.5 क्या होगा, नेगेटिव में तो इसी का है ना ससेप्टिबिलिटी सिर्फ, तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पूछ लेगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 से 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा। एग्जांपल दे दो 3 दे देना, बिस्मिथ कॉपर लेड सिलिकॉन नाइट्रोजन, ठीक है, वाटर नमक NaCl सब डाल दो, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। अभी कभी पर ना इसका बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाने के लिए बोलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दिया आपने, क्लियर। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चन को करना है सॉल्व, क्लियर है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रख लेना बेटा, कहीं पे भी दिखे आपको यही चीज करना है। फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ का डेफिनेशन आपको याद रखना है। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक ईएमएफ चेंज हो जाता है ना किसी बॉडी में, जब तक कंटिन्यूअसली ईएमएफ चेंज हो रहा है, ठीक है, या फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें एक करंट बनता रहेगा, ठीक है। और जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक की ईएमएफ है, अदरवाइज फ्लक्स अगर चेंज नहीं हुआ तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। दूसरा केस फैराडे सेकंड लॉ भी होता है बेटा, वो भी याद रखना आप लोग। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। लेंज लॉ का भी डेफिनेशन एग्जाम में आता है बेटा, देखो डिफाइन वगैरह जो आ सकते हैं बेटा वो सबसे पहले समझ लो। लेंज लॉ क्या होता है बेटा, लेंज लॉ का डेफिनेशन आता है कि जिसके वजह से
करंट बनता है ना बेटा वो खुद ही अपने ही बनने का अपोज करता है, ठीक है। तो ये हमारा लेंज लॉ है, इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद रेजोनेंस, कहीं पे भी वर्ड आपको दिखे, रेजोनेंस कब होता है बेटा, ध्यान समझना। रेजोनेंस होता है जब एक्सएल एससी के बराबर हो जाता है, एक्सएल एससी के बराबर, और यहाँ सब लिख दो बेटा जेड आर के बराबर, ये जरूर नोट कर देना, ठीक है। कहीं भी रेजोनेंस दिखा आपको ये लिख दो, कुछ ना कुछ तो टीचर नंबर देगा। देखो बेटा ये आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, ठीक है। सर्किट बिहेव्स एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक। रेजोनेंस में जेड आर के बराबर है ना, इसलिए प्योर रेजिस्टिव सर्किट का बिहेव करेगा। रेजोनेंस वहीं कहीं भी वर्ड यूज दिखे आपको, ये आपको यूज करना है उस क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से भी 3 नंबर फिक्स होते हैं बेटा। देखो 3 नंबर तो वहां से हो गए, ठीक, 3 नंबर यहाँ से हो गए, और डेरिवेशन जो आपने किया ऑब्वियस है उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो भाई बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, तो कम से कम अगर आप 17-18 तक पहुंच गए तो वहां जो टीचर चेक करने आते हैं वो भी 3-4 नंबर आपको बढ़ा देंगे। अगर आप बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जाओगे तो सोचो क्या होगा, पास नहीं हो पाओगे, ध्यान रखना। अब रडार सिस्टम में या एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसका यूज होता है, ध्यान रखना, माइक्रोवेव्स का यूज होता है। आएगा भाई, हर साल आता है ये क्वेश्चन सब। माइक्रोवेव रडार सिस्टम में एयरक्राफ्ट नेविगेशन में होता है बेटा। वेवलेंथ क्या है उसकी, 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक, क्लियर है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा ट्रीटमेंट फॉर मस्कुलर कंप्लेंट्स, मसल में कंप्लेंट्स होता है तो उसको क्या करते हैं बेटा, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हीट वेव्स के नाम से भी याद रखते हैं बेटा, हीट वेव्स भी वही वर्ड आया समझना, वो इंफ्रारेड है, ठीक। मस्कुलर कंप्लेंट्स में ये यूज होता है बेटा, और वेवलेंथ हमारा 780 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक, ये भी याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा है वाटर डिसइंफेक्टिंग, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूवी रेज का यूज करता है बेटा। 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। इसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स, ट्यूमर्स या कैंसर्स के लिए हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं बेटा। एक्सरे का जो वेवलेंथ है हमारा ये है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, सर्जरी फ्रैक्चर्स वगैरह सब में एक्सरे यूज होता है। टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रिवेंट फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, किल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसका यूज करते हैं, ठीक है, माइक्रोवेव्स का। क्या करते हैं बेटा, माइक्रोवेव्स का, क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़ने जाएंगे बेटा। नेक्स्ट हाइगन्स प्रिंसिपल के दोनों डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछाते हैं, स्टेट एंड प्रूव हाइगन्स प्रिंसिपल। देखो हाइगन्स प्रिंसिपल लिखने के बाद ना उसका डेरिवेशन नहीं पूछा आता है, और डेरिवेशन में आपको करवा चुका हूँ। हाइगन्स प्रिंसिपल आपने करा था दूसरे तीसरे नंबर पे, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया था। देखो ये है ना हाइगन्स प्रिंसिपल का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक। उसके साथ ना डेफिनेशन भी इसका आता है एग्जाम में, ठीक है, वो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दिया ऑलरेडी, डेफिनेशन, ठीक है। तो हाइगन्स प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है कि ईच पॉइंट ऑफ द प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक्ट करता है एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, आपको एज इट इज चिपकाना है इसको। दूसरा टेंजेंट टू सेकेंडरी वेवलेट्स गिव सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है, इतना आपको लिखना है क्या, हाइगन्स प्रिंसिपल लिख लोगे। उसके बाद हाइगन्स प्रिंसिपल में ना वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने के लिए आता बेटा, है ना। वेव फ्रंट्स पॉइंट सोर्स अगर कहीं लिखा हो तो वेव फ्रंट्स ऐसे बनेगा, जैसे आपको दिख रहा है। लीनियर सोर्स दिखेगा तो वेव फ्रंट आपको ऐसा बनाना है, और आपको प्लेन वेव फ्रंट दिखेगा तो वेव फ्रंट्स ऐसे बनाना है, ठीक है, ऐसे प्लेन वेव फ्रंट्स हो, क्लियर। वेव फ्रंट्स बना लेना बेटा। प्रिज्म के लिए भी वेव फ्रंट आता है, देखो प्रिज्म के लिए वेव फ्रंट ये बना रखा है, राइट, ऐसे गया मुड़ जाएगा तो वेव फ्रंट भी मुड़ जाएंगे ऐसे, ठीक है। एक केस होता है बेटा कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है, पहला लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर जाना चाहिए, और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दो कंडीशंस होते हैं बेटा, ये पहला ये दूसरा ये, लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, क्रिटिकल एंगल। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का भी डेफिनेशन आता है, इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है, बेटर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, अब देखो सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आएगा, सेमीकंडक्टर्स में आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है, दो चीज। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या है, देखो सेमीकंडक्टर में दो चीज मैं पहले करवा चुका हूँ, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। या तो फॉरवर्ड वाइसिंग आएगा तो रिवर्स वाइसिंग आएगा, इन्हीं में से ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। फॉरवर्ड वाइसिंग क्या होता है बेटा, फॉरवर्ड वाइसिंग होता है जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, बस पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड वाइसिंग होता है बेटा, ये बना के छोड़ देना। रिवर्स वाइसिंग क्या होता है बेटा, रिवर्स वाइसिंग क्या होता है जब पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, एन टाइप को पॉजिटिव से करेंगे, ये रिवर्स वाइसिंग पूछेगा तो इतना बता छोड़ देना। और लास्ट हमारा जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड के लिए आपको बनाने से पहले ये, ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाओगे। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर से ज्वाइन करते हैं बेटा तो बनता है जंक्शन डायोड, ये हमारा पी टाइप है और हमारा एन टाइप, ठीक। यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब इसको ज्वाइन करेंगे ना तो यहाँ से करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से। बस आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा, इस तरह से लाइन बनाना है। एक तरफ पी जहां लिखोगे वहां पे होल्स बढ़ा देना, इलेक्ट्रॉन्स कम करना, डॉट वाले कम करना है, होल्स ज्यादा करना है। एक साइड में डॉट ज्यादा करना है, होल्स कम करना है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बेटा। अब सुनो, इसको हम डिप्लेशन लेयर कहते हैं, इसको लिख देना, लिख दिया। अब लिखोगे जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को कांटेक्ट में लाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से तो बनता है हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनता है। उसके बाद
ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और फ्लो होल्स फ्लो होने की वजह से उसमें करंट बनेगा, उसको बोलेंगे बेटा डिफ्यूजन करंट। ठीक है, आया समझ? नहीं था? तो इसके बाद बेटा मैं आपको बात करूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब इसके बाद ना इस वीडियो को ना बार बार देखो, ठीक? अगर आपके बेसिक्स वीक हैं तो पहले इतना देखो, अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि एनसीईआरटी के जो मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ उस वीडियो को भी देख लेना। साथ साथ टाइम है तो आप हमारा जो एक्चुअल क्या बोलते हैं, ये हमारा चैनल है बेटा, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं यहीं पे अपलोड करने वाला हूँ ये पीडीएफ। तो यहाँ पर ना ये ऑलरेडी हमारा आज का जो डेरिवेशन है वो वाला भी अपलोड है, ठीक है, जो कि कंप्लीट डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट है। तो वहां से आप इस डेरिवेशन इस पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो, वीडियो देखना हो वीडियो भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी पीडीएफ इसी में डलने वाला है, ठीक। तो बहुत सारी चीजें बेटा पढ़ने के लिए अगर बस आपके पास टाइम है तो वेल एंड गुड, ठीक। वो आप न्यूमेरिकल्स वाले क्या बोलते हैं वीडियो को देखो, ठीक। साथ साथ इंपॉर्टेंट क्लासेस भी लूंगा उसको भी ज्वाइन करो। और टाइम नहीं है तो बेटा आपके लिए इतना जो है पासिंग मार्क्स से ऑन एन एवरेज आप पासिंग मार्क्स से वर्ष तक पहुंच जाओगे। अगर न्यूमेरिकल्स को अगर थोड़ा सा भी ध्यान दो, हल्के से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, अगर मैं करवा दूं तो पक्का है आप पास हो जाओगे, 101% गारंटीड है, ठीक। अगर भाई 30 बच्चे एटलीस्ट कम से कम 30-40 बच्चे होते हो, ठीक, कमेंट करो बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा वो न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और वो आते भी हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के बेटा खत्म करेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, ठीक। और बेटा अगर पीडीएफ आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन करो, मैसेज भेजो, पक्का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।